हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है हमारा 1857 का विद्रोह। ये मैं आपको एक क्विक रिवीजन की वीडियो दे रही हूँ जहाँ से आप मेन मेन पॉइंट्स 1857 के विद्रोह के रिलेटेड जान सकते हो। अगर आप इस टॉपिक को डीप में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में आपको सारी चीज़ें जाननी है, तो मेरे चैनल पे आपको इसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी, जहाँ पे हम शुरू करेंगे पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड से। अब हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज पहले पता होनी चाहिए कि इसका क्या बैकग्राउंड रहा था। तो हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत तक जो भारत था उस पर अंग्रेजों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, यानी कि जब 18 1801 स्टार्ट होता है, जब 1800 से स्टार्ट हो जाता है सन, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अंग्रेजों का प्रभाव था ना वो बढ़ता ही चला जा रहा था। जो अंग्रेज थे वो भारत की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नीतियां थी उस पर हस्तक्षेप करना उन्होंने चालू कर दिया था। हालांकि जिस चीज से भारतीय जनता असंतुष्ट थी, किसानों, सैनिकों, शिल्पकारों, जमींदारों और राजा महाराजाओं में असंतोष बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब इनमें क्यों बढ़ रहा था असंतोष, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर रहे थे भारतीय लोग, जो वो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। तो हम देखते हैं कि विद्रोह के क्या कारण रहे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक कारण। तो सबसे पहला और जो मेन राजनीतिक कारण रहा था वो ये रहा था कि इन्होंने डैक्टोन ऑफ लेप्स की नीति अपनाई थी। ठीक है, ये क्या था? ये एक ऐसी नीति थी जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत जितने भी ऐसे भारतीय प्रांत थे जिनके राजा और महाराजाओं के अपनी खुद की संतान नहीं थी, ठीक है, उनकी खुद की संतान होना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अगर उनकी खुद की संतान नहीं है तो वो जितना भी एरिया है उस राजा या महाराजा के देहांत के बाद वो सारा का सारा एरिया अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये भी रूल था कि कोई भी राजा, महाराजा या कोई भी रानी अगर कोई पुत्र या पुत्री गोद लेती है, ठीक है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। मीन्स अगर कोई राजा या रानी गोद भी ले रही है कोई बच्चा, तो वो उसको अब उसका नेक्स्ट उत्तराधिकार नहीं माना जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि वो राजा या रानी की खुद की संतान हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेक्ट्रोन ऑफ लेप्स की नीति, जिसको अधिग्रहण की नीति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राजाओं की जो शक्ति और सम्मान था ना वो समाप्त होता चला जा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों का एक ये मानना था कि हम जाएं तो हमारे लिए सर झुका के खड़े हो, ठीक है, और हमारा सम्मान करो। तो इससे क्या होता था, राजा की जो शक्तियां थी, जो उनके सम्मान थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। जनता राजा की जगह अंग्रेजों से डरने लगी थी। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या रहे थे? किसान और जो जमींदार थे वो भारी करों से परेशान थे। आपको तो पता ही होगा कि जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों के पास क्या ही एक इनकम का सोर्स था, कुछ भी नहीं था। वो तो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? टैक्सेस के ऊपर। उन्होंने हर एक चीज के ऊपर टैक्स लगाने शुरू कर दिए, जिस चीज से किसान और जमींदार बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। पारंपरिक शिल्प और जो उद्योग थे उनको नष्ट कर दिया गया। अंग्रेजों ने क्या षड्यंत्र रचा ना, कि उन्होंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जहां से अंग्रेज आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके, सॉरी, जिससे जनता जो है वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो भारतीय लोग हैं उनके अंदर कलाकारी बहुत ज्यादा है, वो छोटे छोटे घर में ही उद्योग चला लेते हैं, ठीक है, और उनके पास कारीगरी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने क्या किया, सारे के सारे वो छोटे छोटे उद्योग थे या बड़े जो उद्योग थे वो सारे के सारे नष्ट कर दिए भारतीयों के। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक कारण, कि ऐसे क्या सामाजिक और आर्थिक कारण रहे थे। तो सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसे सुधारों को लोगों ने अपने धर्म में हस्तक्षेप माना। हालांकि अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो ये सारी प्रथाओं को जो समाप्त किया गया था या विधवा विवाह का जो समर्थन किया गया था, ये बहुत अच्छी चीज थी। बट क्योंकि भारतीय लोग अपने धर्म से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो उनको ये चीज क्या लगा कि वो हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो धार्मिक भावना है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस चीज से जो हमारे भारतीय लोग थे उनको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। और जो ईसाई मशीनरियां थी, उनकी जो गतिविधि थी कि वो अपने धर्म में लोगों को, भारतीय लोगों को कन्वर्ट करना चाहते, मीन्स भारतीय लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे, उससे लोगों के मन में भय बढ़ रहा था कि उनकी जो खुद की संस्कृति है, खुद की जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, अपने एरिया से जो ईसाई लोग थे, ठीक है, ईसाई जो धर्मगुरु थे उनको भारत बुलाया और भारत में जगह जगह उनको भेजा, ताकि वो जो इंडियन है उनका माइंड ब्रेन वॉश कर सके और उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे सैन्य कारण, की क्या सैन्य कारण रहे थे। तो भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों से कम वेतन और सुविधाएं मिलती थी।
अगर आप कंपेयर करेंगे भारतीय अंग्रेज और जो ऐसे अंग्रेज थे जो कि सिपाही के रूप में काम कर रहे थे, तो जो अंग्रेज सिपाही थे ना उनको ज्यादा वेतन दिया जाता था, उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज थी अगर हम कंपेयर करते हैं भारतीय सैनिकों के। ठीक है। और जो सैनिक जो व्यवस्था थी उसमें अगर आप देखेंगे कि जितने भी उच्च पद थे वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को दिए जाते थे, वहां पे भारतीयों को उन पदों पर विराजमान होने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता था। ठीक है। और जो तात्कालिक कारण रहते यानी कि ऐसे क्या सिचुएशन उस टाइम पे आ गई थी कि लोगों को लगा बस अब तो विद्रोह कर ही देना है, अब जो पानी है वो सर से ऊपर जा रहा है, तो वो था कि जो इनफील्ड राइफल थी ना, ठीक है, उसका इस्तेमाल होने लगा था। तो इनफील्ड राइफल क्या थी, ये एक ना नई राइफल आई थी, ठीक है, जिसका जो कारतूस था ना वो गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। इस तरीके की अफवाह फैल रही थी कि जो गाय और जो सुअर की चर्बी होती है उसको मिलाकर ये कारतूस बना है और भारतीय सैनिकों को इसको मुंह से काटना है, जिससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आपको तो पता ही होगा कि जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो गाय को माता मानते हैं, और जो मुस्लिम धर्म होता है उसमें सुअर का तो नाम भी लेना लोग पसंद नहीं करते। तो इससे क्या हो रहा था, दोनों ही धर्म का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, इस वजह से लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो रहा था। और इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो सैनिक थे वो असंतोष अपने मन में फील कर रहे थे, और उससे क्या हो रहा था, उनका जो मन था वो उब गया था कि अब हमें नहीं सहना। तो विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है, तो विद्रोह की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई। जो मंगल पांडे थे, ठीक है, जो कि 34वीं छावनी थी एक बारकपुर की। ठीक है, बारकपुर जो है वो आपका बांग्लादेश के साइड पड़ता है। ठीक है। तो वहां पर एक छानवी थी जिस जो की थी 34th छानवी। वहां पे एक सैनिक थे मंगल पांडे। ठीक है। मंगल पांडे जो थे उन्होंने क्या किया था कि जब स्टार्टिंग में इनफील्ड राइफल आई थी ना, उस टाइम पे ये अफवाह फैल रही थी कि ये गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं। हालांकि जो मंगल पांडे थे ना उनका अंग्रेजों से संबंध बहुत अच्छे थे, दो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे जो अंग्रेज थे। तो उन्होंने क्या किया, वो गए अपने फ्रेंड के पास जो अंग्रेज फ्रेंड थे, उनसे पूछा कि भाई एक बात बताओ, ये जो हम इनफील्ड राइफल का यूज करें क्या ये रियल में गाय और सुअर की चर्बी से बना है? तो वो जो अंग्रेज थे ना उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इस्तेमाल कर लो। और बाद में जब मंगल पांडे को ये पता चलता है कि रियल में ये जो कारतूस हम मुंह से खोल रहे हैं ये गाय और सुअर की चर्बी से बना है, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है और इन लोगों ने मेरे साथ दगाबाजी करी है, तो इस चीज से जो मंगल पांडे थे वो भड़क उठे। ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि बंदूक और तलवार से अपने दोनों जो फ्रेंड थे अंग्रेज फ्रेंड उनको मार दिया। ठीक है। जिसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और एक छोटे से मुकदमे के बाद इनको फांसी दे दी गई। तो ये जो पूरा का पूरा एक इंसिडेंट हुआ था ये एक बहुत बड़ा माना जाता है कि इसके वजह से जो 1857 का विद्रोह था ये आया। और मेरठ में जो सैनिक थे ना वो उन्होंने क्या किया इस चीज के बाद, वो सीधा उठे और उठ के कहाँ पहुंचे, दिल्ली। रातों रात वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली वो क्यों आए, बहादुर शाह जफर जो कि हमारे आखिरी मुगल शासक थे उनसे मिलने। और उन्होंने बहुत मिन्नतें करी, जो बहादुर शाह जफर के सेनापति थे उनसे बहुत ज्यादा मिन्नतें करी कि हमें राजा से मिलवा दो मिलवा दो। फिर एंड में जाके जो लाल किले में बहादुर शाह जफर वहां पे रहते थे वहां पे जाके सैनिक मिले और बहादुर शाह जफर को बोला कि आप हमारे जो विद्रोह है इसके नेतृत्व करो, ठीक है, हमारे मेन लीडर बनो। तो एट द एंड बहादुर शाह जफर जो है वो रेडी हो जाते हैं कि ठीक है मैं आप लोगों का नेतृत्व करूंगा। हालांकि बहादुर शाह जफर जो थे वो क्यों रेडी हुए थे, वो इसलिए रेडी हुए थे क्योंकि उनको लगा था कि अगर विद्रोह जीत गए तो जो मैं नाम का बादशाह हूँ वो मैं काम का बादशाह हो जाऊंगा, मैं रियल में दोबारा से मेरी जितनी भी सल्तनत थी, जितना भी मेरी इज्जत थी वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी। बट इसमें डर इनको ये भी था कि अगर बाई चांस ये विद्रोह फेल हो गया तो जो मैं नाम का बादशाह बचा हूँ ना वो भी नहीं रहूंगा। ठीक है। और एट द एंड होता क्या है कि 1857 का विद्रोह भी फेल हो जाता है, और ये फेल होता है तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके और कहाँ पे रंगून भेज दिया जाता है बहादुर शाह जफर और उनकी जो वाइफ थी उन दोनों को। ठीक है। ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि जो विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे वो कहाँ थे और इनके किसने नेतृत्व किया, यानी कि मेन लीडर कौन थे। तो देखो दिल्ली के जो मेन लीडर थे वो थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। बहादुर शाह जफर तो हमारे आखिरी मुगल शासक थे, और जो ये बख्त खां थे ये कौन थे, ये बहादुर शाह जफर के सैनिक पति थे। ठीक है, सेनापति थे ये। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में किसने नेतृत्व किया, नाना साहेब ने और तात्या टोपे ने। जब झांसी की बात आती है तो आपको पता ही है झांसी से एक ही का नाम आता है, रानी लक्ष्मीबाई। बरेली, बरेली में करा था खान बहार खान।
ठीक है। और जब लखनऊ में ये सारी चीजें हुई 1857 की क्रांति जब लखनऊ तक पहुंची, तो वहां पे बेगम हजरत महल जो कि एक रानी थी, तो इन्होंने बहुत अच्छे से अंग्रेजों को सबक सिखाया था। और बिहार में कुंवर सिंह। ठीक है। अब आपको मैं एक चीज यहीं पे बता देती हूँ, जो झांसी में जो संग्राम हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, इसमें जो मेन मुद्दा था वो यही था कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, उनका जो खुद का बेटा था उसका देहांत हो गया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, एक बेटे को गोद ले लिया था। लेकिन अंग्रेजों ने बोला कि हम तुम्हारे गोद लिए हुए बेटे को मान्यता नहीं देंगे, तुम्हारे खत्म हो जाने के बाद जितनी भी जायदाद है, तुम्हारे जितने भी साम्राज्य है, वो सारे अंग्रेजों के साम्राज्य के अंदर शामिल हो जाएगा। तो इस बात को रानी लक्ष्मीबाई ने पसंद नहीं किया और संग्राम छेड़ दिया था। अब हम पढ़ेंगे कि विद्रोह की असफलता के क्या कारण रहे थे। तो देखो, जो सबसे मेन कारण है वो यही है कि एकता का अभाव था। हालांकि उस टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम थे ना, वो आपस में एक होके रहते थे। इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे कोई भी इतनी हिंसा नहीं होती थी जितनी आज हो रही है। बट उसके बावजूद भी जो हिंदू मुस्लिम थे ना, वो पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पा रहे थे। और जो संगठन की कमी थी, ठीक है, आपस में लोगों का सहयोग ही नहीं था, क्योंकि धर्म के नाम पे अंग्रेजों ने क्या किया, दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करी, तो संगठन की कमी आ गई। और भारतीयों के पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे जितने अंग्रेजों के पास थे, तो एक अभाव ये भी रहा आपका। फिर है विद्रोह के जो क्षेत्र था ना, वो सीमित था। अगर आप देखोगे ना, तो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर, कुछ प्रांतों को छोड़कर, बाकी दक्षिण भारत ने 1857 के विद्रोह में कोई भी हेल्प नहीं करी थी। ठीक है। और पंजाब का भी सेम ही सीन रहा था। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि अंग्रेजों की जो संगठित सेना थी और जो संसाधन थे ना, वो काफी ज्यादा मजबूत थे। अगर हम कंपेयर करते हैं भारतीयों, क्योंकि भारतीयों को तो ये लोग बंदूक भी नहीं देते थे जल्दी से। नेक्स्ट है भारतीय जो शासक थे, जिसमें आ जाते हैं आपके सिंधी, होलकर, हैदराबाद। इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया था। आपको तो पता होगा ना, हैदराबाद को लास्ट में जब हमारा रियल वाला स्वतंत्रता संग्राम होने वाला था, उस टाइम पर भी क्या हुआ था कि जो हैदराबाद के जो शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ देना ठाना था, ना कि भारतीयों का। वो लोग तो भारतीय प्रांत में शामिल भी नहीं होना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विद्रोह का क्या परिणाम रहा था। तो बहादुर शाह जो जफर थे, उनको और उनकी वाइफ को रंगून भेज दिया गया था, ठीक है, गिरफ्तार करके। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसका शासनकाल समाप्त हो गया था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आके कब्जा करा था जिसने, उस कंपनी को 1857 में समाप्त कर दिया गया। बट उसके बाद क्या हुआ, 1858 में एक भारतीय शासन अधिनियम लागू हुआ, जिसके तहत जो भारतीय प्रशासन था ना, वो सारा का सारा सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। यानी कि रानी विक्टोरिया ने डायरेक्ट भारत को अपने अंदर ले लिया था, अपने अधीन ले लिया था। भारतीय समाज में जो राष्ट्रीय चेतना थी और जो आजादी की भावना थी ना, वो विकसित हुई। भारतीयों को लगा कि जब हमारे इतने संग्राम हमने किए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा ब्रिटिश के ऊपर हमला करेंगे, अब हम ब्रिटिश लोगों को भी भगा देंगे। तो इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आई। ठीक है, उनको लगा कि हम अब कर सकते हैं, हम अपने देश को आजादी दिलाकर ही मानेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या महत्व रहे 1857 की क्रांति के। तो इसे भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये कहा जाता है कि 1857 की जो क्रांति है ना, उसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी थी और अंग्रेजों के जो विरुद्ध राष्ट्रीयता थी उसकी भावना को जागृत किया था। तो ये था हमारा एक शॉर्ट नोट, जिसमें हमने देखा कि 1857 की क्रांति कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, क्या क्या कारण रहे थे, क्या उससे बेनिफिट हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली है। तो आई होप आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।